एक दिन की घटना है कि बादशाह अकबर और बेगम दोनों भोजन उपरांत बाग में झूला झूलते हुए आनंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्व वायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजर बंद कर दी। बादशाह अकबर को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सभी ने इनकार कर दिया और उस दिन दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी, उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था, इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है, उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिससे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं, कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था। उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह अकबर को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन उसने अपने नजरबंदी के कष्टों से उबर कर बीरबल को बुलवाया और उससे आजीजी कर बोली, बीरबल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद ही तुम्हारे दोष में शामिल हूँ। तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह अकबर तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्ति संगत बात को सुनकर बीरबल खुश हो गया और उसने कार्य साधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल ने घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपये की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित स्वर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम उत्तम मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ें कि देखने में हूबहू जौ की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। पहरेदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ। यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊँ? बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल
बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिसे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खासियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत से मोती पैदा होंगे। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह ने उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़े आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जा। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने बैरियों के मकानातों को ऑर्डर देकर तुड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़ कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल को खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों की चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी चौरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपासी कराकर उसको भली भांति सींचवा कर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ, तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है। अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमाएं। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे अकबर को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी। उसके बोने से बीज से हरगिज मोती नहीं उगेगा। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वही इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नतापूर्वक करे। बादशाह अकबर ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु किसी ने बीज बोने के लिए हामी न भरी। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सभी ने मना कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर मुझे हवा नहीं सरती मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगता तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह अकबर ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, ये तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती। तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह ने बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा
शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया।